नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं अमर शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं हजका प्रत्याशी चौधरी दूड़ाराम जी के साथ। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं फतेहाबाद का हाल क्या है, चुनाव प्रचार की स्थिति क्या है हजका की। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। ट्रैक्टर किस तरीके से चल रहा है? बहुत बढ़िया और तैयारी बहुत अच्छी तरह से। और चुनाव प्रचार के लिए हालांकि हजका प्रमुख भी यहाँ पर आए थे, किन नीतियों पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है, क्या प्लानिंग की जा रही है, फतेहाबाद को क्या दे रहे हैं? तो फतेहाबाद हल्के के साथ, फतेहाबाद जिले के साथ बड़ी भारी बेइंसाफी हुई इस इलाके के साथ पिछली कांग्रेस की सरकार में। कुलदीप जी प्रदेश की बागडोर हाथी है, तो इस इलाके के साथ इंसाफ मिलेगा रोजगार के मामले में, विकास के मामले में। अब फतेहाबाद जिला हेडक्वार्टर है। अब रहने की बात, फतेहाबाद जिला हेडक्वार्टर पर अब तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। हरियाणा में पहला जिला हेडक्वार्टर है जहाँ के 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, 60 का है। जिले हेडक्वार्टर पर 100, हरियाणा में सब जगह 100 बेड का हॉस्पिटल है। इससे बेइंसाफी इस फतेहाबाद जिले के साथ क्या हो सकता है? भेदभाव कौन कर रहा है? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। तो विकास नहीं हुआ यहाँ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला इसमें। बहुत ज्यादा बेइंसाफी इस इलाके के साथ, खासकर हल्का फतेहाबाद के साथ। पानी की समस्या भी है यहाँ पर, साफ पानी, अच्छा पानी। पानी की समस्या कहूँ, बिजली की समस्या कहूँ, इस इलाके के साथ आप गांव में जाओगे, सड़कों के मामले में कहूँ, खेतों, या इस एरिया में लोग खेत में रहते हैं, उनको ढाणियां बोलते हैं। ढाणियां में इस इलाके में लोग बिना बगैर लाइट बैठे, लाइट सरकार ने नहीं दी। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे जब खेतों में लाइट गवर्नमेंट अपने खर्चे पर लगाया करती थी। अब कह दी पैसे भरो लगाओ। अब जमींदार आदमी पैसे कहाँ से भर कर लगाते हैं? अगर कुलदीप जी सरकार बनती है, खेतों में लाइट गांव के साथ जोड़ना और नई जगह नई लाइट लगाना बिल्कुल नहीं लगी है, गवर्नमेंट अपने खर्चे पर लगाएगी। हालांकि विपक्ष ये भी कहता रहा है कि हजका में जो प्रत्याशी आए हैं वो परिवारवाद के दायरे में रहकर आए हैं या फिर उनको अप्रोच किया गया? देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं। चौधरी भजनलाल जी मेरे बड़े पिताजी थे, कुलदीप जी का मेरे भाई हैं, लेकिन मैं राजनीति में पारिवारिक हिसाब से नहीं आया। मैं यहाँ एमएलए रहा हूँ। बाई इलेक्शन 2003 में मैंने यहाँ लड़ा, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते। उस टाइम कोई कांग्रेस की टिकट लेना नहीं था। चौधरी भजनलाल जी की वजह से मैं यहाँ फतेहाबाद 2003 में इलेक्शन लड़ा, 2005 में एमएलए बना मैं। ये कैसे कह सकते हैं कि पारिवारिक बात है? मेरे पर लागू नहीं हो सकती। हालांकि अब बीजेपी कह रही है कि उनकी लहर काफी प्रवान चढ़ चुकी है और हजका के साथ जिस तरीके से गठबंधन टूटा है वो थोड़ा बेहतर हुआ। 3 साल का रिश्ता एकदम से तोड़ दिया, क्या कहेंगे? देखो, तो बताएंगे। बीजेपी को पता है कि बाई इलेक्शन हुए राजस्थान, दूसरी स्टेटों में, क्या रिजल्ट आया। यहाँ रिजल्ट आएगा जब पता चलेंगे बीजेपी कहाँ खड़ी है। आपके सामने परसों यहाँ करनाल में मोदी जी आए थे, कितनी की हाजिरी थी, सब हरियाणा के लोगों को पता है इस बात का। क्या क्या हालात थे वहाँ करनाल में। हजका का पलड़ा भारी है। बिल्कुल। किससे मुकाबला मानते हैं आप? अगर हरियाणा में 90 सीटों का सवाल है, किससे अहम मुकाबला आप मानते हैं, किसके सामने? देखिए, उनका मुकाबला है, सेकंड कौन रहे, थर्ड कौन रहे। हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं। कितनी यहाँ पर सीटों की उम्मीद? क्लियर मेजोरिटी आएगी। क्लियर मेजोरिटी। जाट वोट बैंक के सहारे या फिर परिवारवाद की जो राजनीति रही है, वर्चस्व रहा है? नहीं, हमारी कोई पारिवारिक बात नहीं है। हर जाति के लोग मेरे फतेहाबाद हल्के में आप जाके निकलो, भट्टू लोग में जो एरिया पड़ता है, सब जाट बेल्ट है। आज यहाँ बैठे काउंटिंग कर लो कितने जाट हैं मेरे साथ। ये सिर्फ लोग स्वार्थी लोग इस तरह जात पात की बात करते हैं। हमने कोई जात पात की बात नहीं, हमें सत्यवादी लोगों से होगा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा बेहतरी रही? बीजेपी पार्टी सबसे धोखेबाज पार्टी है। किसके साथ इन्होंने निभाया है? चौधरी बंसीलाल के साथ, देवीलाल जी के साथ, चौटाला के साथ। ये धोखेबाज पार्टी, इनसे बड़ी भारी हमारी गलती थी, इनसे समझौता किया हमने। समझौता भी हुआ था पहले, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम उम्मीदवार आपके यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई साहब को बनाना था, तो क्या बातचीत रही थी, क्या माहौल था वो? जिस तरीके से मोदी साहब उनको टाइम नहीं दे रहे थे, अमित शाह मिलने से कतरा रहे थे, तो ये तमाम चीजें भी सामने आई थी। ये बात ठीक है। ये उन्होंने कहा कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री मत बनो, सीटें कम लो। कुलदीप जी ने कहा कि ये बात जब बैठ के बात हुई है, रिटर्न में दस्तखत हुए हैं सबके, 45 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अब 2.5 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री कुलदीप जी आपने मुझे बनाया है, इस शर्त से हम बिल्कुल हटके
कोई बात मानने को तैयार नहीं है। 45 के 44 सीट भी नहीं लेंगे। 2.5 साल के बजाय 2 महीना भी हम कम नहीं करें। अगर ये शर्त आपको मंजूर तो हम रहेंगे नहीं, हम आपके साथ नहीं चले। तो इनडायरेक्ट वे में आप कह रहे हैं कि स्वार्थी थी बीजेपी। बिल्कुल स्वार्थी थी, ये सारे हरियाणा के लोगों को पता है। तो हरियाणा की महिलाओं को क्या मिलेगा हजका से? देखिए, जब सरकार बनेगी अब किस तरह से गुंडागर्दी, धक्काशाही, गरीब आदमी पर अत्याचार, चाहे महिला हैं चाहे गरीब आदमी हैं, तो कुलदीप जी सरकार बनेगी, अमन शांति से इलाका जिएगा। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के टाइम में कोई गुंडागर्दी, धक्काशाही कहीं नहीं थी। उसी तरीके से अमन शांति रहेगी, हर आदमी का अधिकार होगा, बराबर का इंसाफ मिलेगा, बराबर का विकास होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। ये हमारी नीति है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए मोदी साहब की, कहीं ना कहीं वो भी समझौता कर सकते थे। जिस तरीके से उन्होंने मिलने से पहले मना किया कुलदीप साहब को, वो आते बातचीत करते, हो सकता था कि अगर अब गठबंधन बना रहता तो जीत इस टाइम हजका और यहाँ पर बीजेपी की होती। देखिए, तो इसमें कोई शक की बात नहीं, उनको फायदा था। लेकिन जब उनके दिमाग में एक बात आई कि 7 सीटें हम जीत के, कुलदीप जी सीट जीत नहीं सके। कुलदीप जी तो एक षड्यंत्र के तहत हराया गया, जिसमें बीजेपी का भी हाथ है। पूरी 7 सीटें जिताने में कुलदीप जी का भी हाथ है। आप हर हल्के में, लोकसभा में, हर विधानसभा में 20 से लेके 25-30 हजार वोट कुलदीप जी के। जो आदमी 60,000 70,000 से जीता है जो लोकसभा में, अगर कुलदीप जी का समझौता नहीं होता कैसे जीत सकते थे? आज दोबारा रिजाइन दे के इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा आटा भाव का उनको क्या पोषण है तुम्हारी। तो सूत्रधार कौन था गठबंधन टूटने के पीछे? हम ये सारे ही थे इसमें। कौन कौन? सभी मानते हैं हम तो। जब बड़े लीडरों के साथ दस्तखत हुए हैं और जब तोड़ने वाले बड़े तो उनको ही कहेंगे। भूमिका बताइए फिर भी किसकी? मुझे पता, देखो, जो हम ऊपर जब फैसला हुआ उसमें आप जो हरियाणा में सुषमा स्वराज आई, कहा कि मेरे दस्तखत मेरे हुए हैं। गडकरी आए, वो कह के गए। राजनाथ जी कह के गए ये समझौता कायम है। मोदी जी खुद इलेक्शनों के दौरान में बात कह के गए कि समझौता कायम है। जब इतने बड़े लीडर ये बात कह के जाए तो उसके बाद ये कहेगा हम समझौता नहीं रखते, तो हम तो इनको जुम्मेवार मानेंगे। लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि हजका भी चाहती है कि गठबंधन टूट जाए तो बेहतरी है, और बीजेपी चाहती थी गठबंधन टूट जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन श्रेय तोड़ने के लिए गठबंधन ना आप लेना चाहते थे ना बीजेपी। नहीं, हम तोड़ना नहीं चाहते थे। हमने कहा जो फैसला हुआ है उस पर हम तैयार थे। वो नहीं चाहते थे कि उस बात पर कायम रहे हम। वो चाहते हैं कि हम आपको सीएम नहीं बनाएंगे। कभी कहते थे आप जी मंत्री सेंटर में बन जाओ, कभी कहते डिप्टी सीएम बन जाओ। कुलदीप जी ने कहा अगर मुझे यही बात लालच था तो कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उस टाइम मुझे चौधरी भजन लाल जी गवर्नर बना रहे थे, कुलदीप जी सेंट्रल मंत्री बना रहे थे। उसके बाद 9 में इलेक्शन हुए, कुलदीप जी डिप्टी सीएम बना रहे थे। जब 5 विधायक चले गए थे, अगर समझौता अगर यही करना था तो पहले कर लेते 10 साल पहले। कुलदीप जी ने कहा मेरा समझौता, मैंने इलाके की सेवा करनी है, हरियाणा की सेवा करनी है। जो बात हुई है मुख्यमंत्री से कम कोई बात मानने का मतलब नहीं। मुझे लालच नहीं, लालच होता तो मैं उस टाइम 9 साल धक्का नहीं खाना था हरियाणा में। जब चौधरी भजन लाल जी को सीएम नहीं बनाया गया उस टाइम ये ऑफर थी कि आप गवर्नर बन जाओ चौधरी भजन लाल जी को। उनको स्टेट मंत्री बना रहे थे सेंटर में, लेकिन नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। वही बात कुलदीप ने कहा कि बनूंगा तो मुख्यमंत्री की बात हुई, मुख्यमंत्री बनूंगा। किसी मुझे लालच नहीं है, मैं कोई सेंटर मंत्री नहीं बनना चाहता, ना हम डिप्टी सीएम बनना चाहते। पब्लिक चाहेगी तो सीएम बनेंगे भाई, पब्लिक नहीं चाहते तो कर दें। ये समझौता इनसे हुआ था कि आप 2.5 साल आप करो, 2.5 साल। ये नहीं माने, हमने कहा भाई ठीक है आपकी मर्जी। कई इलाकों में देखा गया है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो विरोधी पक्ष के जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं वो इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हैं, या फिर रसूखदारों को ही यहाँ पर टिकट दिया है। हजका इस तरीकों को किस तरीके से देखती है? क्या ये आपके लिए प्लस पॉइंट है? देखिए, हमने जो उम्मीदवार उतारे हैं हरियाणा में बहुत सोच समझ के हल्के में जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिए गए। अब रही दूसरी पार्टियों के बाद, भारतीय जनता पार्टी में टिकट तो पहले दिन कहीं, दूसरे दिन टिकट लेके आए, रात को टेचियां चली। पैसा वितरण हुआ है, लोग ये कहते हैं। लोग ये कहते हैं।
आप क्या कहते हैं? मुझे लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। तो पैसा वितरण चल रहा है। लोग तो ये कहते जो पहले दिन कांग्रेस में हो, कोई लोक दल में हो, रातों रात टिकट जाके ले आए। पुराने जो बीजेपी और होते रहे, यही फतेहाबाद में हुआ, यही सरसा में हुआ, यही और हलकों में हुआ। अब इसका मतलब क्या लगाते हो? यानी आत्ममंथन या फिर नैतिकता नहीं चल रही है, सिर्फ यहाँ पर दूसरा काम हो रहा है। नैतिक कहाँ? जो आदमी 10 साल बीजेपी के 10 साल से 15 साल से वर्करी कर रहे हैं, उनको खुडे ने लगा दिया गया पहले दिन रात को। अब फतेहाबाद की बात लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी टिकट ले गए आई, पहले तो लोक दल की टिकट में लाइन में खड़ी थी, लास्ट तक मुझे टिकट मिलेगी, दफ्तरों की तैयारी कर ली थी, टिकट नहीं मिली, रातों रात ये टिकट ले गया आगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी पुराने वर्कर है, उनको पूछो क्या बीती है, आपके सरसा में जाके देखो। पहले राहुल सेतिया जी पूरे कांग्रेसी थे, कांग्रेस की टिकट में थे, रातों रात जाकर वहां से बीजेपी की टिकट ले आए। वो तो कांग्रेस में थे, लेकिन वो कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ, अशोक तंवर साहब ने ठीक नहीं किया, इसलिए उन्होंने पाला बदला। नहीं, ठीक है, कुछ कारण तो हुआ होगा जाने का, मैं नहीं कहता कारण तो हुआ होगा, लेकिन अब जो पुराने बीजेपी के लीडर हैं, चाहे उसमें गणेशी लाल जी हैं, चाहे दूसरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कर रहे थे, उनके साथ क्या बीती है। तो आपकी पार्टी में भी ऐसा हुआ है, थोड़ा दल बदल? नहीं, हमारे ऐसा नहीं। कई नए प्रत्याशी तो आए हैं। नहीं, वो उनसे पहले बात चल रही थी और उनको मौके पर उनको टिकट दे दी। चलिए ये बताइए, कुलदीप साहब के नजरिए से और आपके नजरिए से क्या हरियाणा नंबर 1 है? करप्शन में एक नंबर 1 है। और चीजों में? और चीज में आपके सामने किस चीज में विकास हुआ है हरियाणा में? रोहतक के अलावा कहीं विकास नहीं। आप जाके हालात देखो गांव में, फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, सरसा जिला, कहाँ विकास हुआ। आपके इलाके में भी सड़कों की काफी जरूरत है। अभी देखा था आपके इलाके में मंडी की सड़कों का हाल काफी खस्ता है। सड़कों की भी, पीने के पानी की भी, बिजली की भी, अब तक जिले हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हमारा। पहला जिला ऐसा है हरियाणा में, जिले लेवल पर गवर्नमेंट दूर कॉलेज तक नहीं है, प्राइवेट कॉलेज सिर्फ फतेहाबाद। कहाँ से पढ़े, कहाँ हमारा ये फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हल्का तरक्की करे। आपके इलाके के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो वो अस्पताल बना के देंगे पीजीआई के लेवल का। तो ये 5 साल इनके भरोसे सरकार चल रही थी, निर्दलीय के भरोसे सरकार चल रही थी। ये रोजाना अनाउंसमेंट के कल काम शुरू हो रहा है, परसों काम शुरू हो रहा है, 5 साल निकल गए। इनको पता है बाद में कुछ इलेक्शन के बाद तुम्हें तो आना नहीं। कोई नया ये है यहाँ का फतेहाबाद का हॉस्पिटल, ये बेड 60 बेड का जब सब डिवीजन था, उस टाइम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी ने बनाया था। अगर कोई 100 का इसका हॉस्पिटल बनाएगा तो उसका नाम दूड़ाराम होगा। तो चौधरी साहब ये बताइए, इलाके में आपने विकास करवाने की, हालांकि हमने ये सुना है कि काफी कोशिशें भी की, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हो, लोगों से उठना बैठना आपका काफी बेहतर है और राजनीति का काफी एक्सपीरियंस है आपको, लेकिन आपकी कुलदीप साहब से कभी बातचीत हुई होगी अपने इलाके को लेकर? क्या कुछ कहना है, अगर यहाँ पर जनाधार मिलता है, जीते हैं, तो कितनी यहाँ पर ग्रांट आ सकती है? देखिए, अगर यहाँ प्रदेश की बागडोर कुलदीप जी के हाथ में सौंपी हरियाणा लोगों ने, फतेहाबाद की बागडोर हल्के के लोगों ने मेरे पर जिम्मेवारी डाली, चाहे कोई सड़कों की बात है, चाहे कोई बिजली की बात है, चाहे कोई कॉलेज की बात है, इस इलाके में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होने देगी। और घोषणा पत्र तो आपका मैंने देखा है, लेकिन ये जानना चाहूंगा कौन सी अहम चीजें हैं जो आपको लगता है फतेहाबाद के लिए सबसे अहम है, और यहाँ पर अगर आप जीत हासिल करते हैं तो कौन सी चीजें आप यहाँ पर देंगे? सबसे पहले यहाँ एजुकेशन के बारे में ध्यान दिया जाएगा। अच्छा कॉलेज बने, कोई यूनिवर्सिटियाँ बने, ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई, बाहर ना जाना पड़े। जिले हेडक्वार्टर पर अच्छी मेरी सोच सबसे पहले ये सोच रहेगी। और युवाओं के लिए स्टेडियम, अब तक फतेहाबाद जिले हेडक्वार्टर पर जो छोटा स्टेडियम, जो गांव में स्टेडियम होता है, वो तक है, कोई स्टेडियम की सुविधा नहीं है इसमें। युवाओं को स्टेडियम दिया जाएगा। और इस इलाके में जैसे मैंने कहा कि लोग खेतों में बहुत रहते हैं, बिजली की समस्या है, सबसे पहले बिजली की समस्या हल करेंगे। यहाँ लोग खेतों में जो बिजली के अलावा जो खेतों में कच्चे रास्ते पड़े हैं, 3 कदम के रास्ते बोलते हैं उनको, चाहे उनको ईंटे से पक्का किया जाए, चाहे
किसी तरीके के सबके यहाँ खेतों के रास्ते पक्के किए जाएंगे। सबसे पहले प्रार्थना किया। चौधरी साहब, महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है, मैंने ये देखा है आपके इलाके में। पुरुषों के मुकाबले अगर देखा जाए उनका स्तर काफी नीचा है। इसके लिए कुछ खास प्लानिंग यहाँ पर हज का? देखिए, दिक्कत यही आ रही है कि यहाँ जो सरकार थी, कोई महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पढ़ाई के अंदर गांव की लड़कियां मैट्रिक तक ही गांव माँ बाप पढ़ाते हैं। ज्यादा जहाँ +2 स्कूल है +2 तक पढ़ाते हैं। वो इस बात को भी हम जिले हेडक्वार्टर पर कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटियां नहीं है, बाहर बच्चों को बहुत कम भेजते हैं। बच्चे को बाहर कम निकलने की वजह से बच्चियों को इस वजह से हमारी दिक्कत आ रही है। कुलदीप जी की सरकार बनी, पूरी यहाँ इंजाम होगा, किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी। और जो सुविधा आज बच्चों को जाके बाहर रोता है या बाहर जाके बच्चों को पढ़ाई के लिए पड़ती है, वो सुविधा फतेहाबाद में हम देंगे, ताकि इस जिले की महिला आगे निकल सके, चाहे पढ़ाई में, चाहे दूसरे खेल कूद में, जिसमें भी। लेकिन फिर भी युवाओं की बात की जाए, टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन उन्हें IT सेक्टर चाहिए अपने इलाके में, बाहर जाके रोजगार नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ फतेहाबाद जिले हेडक्वार्टर पर ऐसी कोई बड़ी बच्चों को जैसे रोजगार मिल सके, कोई सरकार की तरफ से या प्राइवेट आदमियों से कह के इंडस्ट्री हब बनाएंगे, एरिया बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को या बच्चों को रोजगार मिल सके। और आप किससे अहम मुकाबला मानते हैं अपना, और क्या लगता है कितनी सीटें यहाँ पर हज का यहाँ पर निकाल सकती है? देखो, फतेहाबाद का हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। उन दोनों का मुकाबला अभी सेकंड कौन रहे, थर्ड कौन रहे और फोर्थ कौन रहे, हमारा मत किसी मुकाबला में होता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे लुड़ाराम, हज का प्रत्याशी, जो फतेहाबाद से खड़े हुए हैं और जीत की उम्मीद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि महिलाओं का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। अगर वो सत्ता में आए तो बड़ा बदलाव होगा। सुनिए नेताजी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।